नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमने अपने पिछले व्याख्यान में हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठ कवि, नाटककार, कथाकार धर्मवीर भारती के साहित्यिक अवदान को लेकर के चर्चा की थी। कवि के रूप में और कथाकार के रूप में उनका क्या साहित्यिक योगदान रहा, इस पर बात की थी। अब हम चर्चा करेंगे नाटककार के रूप में धर्मवीर भारती का क्या योगदान रहा। धर्मवीर भारती ने एकांकी गीति नाट्य नाटकों की रचना की। उनका प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है नदी प्यासी थी और नीली झील, और उन्होंने गीति नाट्य की रचना की अंधा युग और सृष्टि का आखिरी आदमी। अंधा युग उनका एक मिथकीय आख्यान पर आधारित गीति नाट्य है, जिसे पद्य काव्य भी कहा जाता है, पद्य नाटक भी कहा जाता है, चंपू काव्य भी कह दिया जाता है। उसके काव्य रूप को लेकर के विद्वानों ने अलग अलग मत किए। तो अंधा युग मूलतः महाभारत की युद्ध के उपरांत की जो स्थितियां हुई, महाभारत का युद्ध जो 18 दिन चला और 18वें दिन जब दुर्योधन का भी अंत हो जाता है, जब पांडव विजयी हो जाते हैं, और उस समय युधिष्ठिर की, धृतराष्ट्र की, गांधारी की, अश्वत्थामा की, इन लोगों की क्या मनस्थिति रहती है, उसको केंद्र में रखते हुए और युद्ध का क्या दुष्परिणाम होता है, ये मूलतः केंद्र में रखते हुए धर्मवीर भारती ने इस गीति नाट्य की रचना की। और ये गीति नाट्य आधुनिक संदर्भों से जुड़ा हुआ है। केवल महाभारत की कथा प्रस्तुत करना ही भारती जी का उद्देश्य नहीं रहा। उसके माध्यम से वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और जिस तरह से अमेरिका द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका गया और किस तरह से विनाश हुआ, तो उसका प्रभाव कैसे सदियों तक समाज पर रहता है, सृष्टि पर रहता है, उसको केंद्र में रखते हुए इस गीति नाट्य की रचना की। और इस गीति नाट्य का सफल रूपांतरण भी हुआ, आकाशवाणी पर इसका प्रसारण हुआ, विभिन्न नाट्य निर्देशकों द्वारा, राम गोपाल बजाज द्वारा, अलकाजी इब्राहिम अलकाजी के द्वारा, अरविंद गौड़ आदि के द्वारा इसका सफल मंचन भी किया गया। तो ये अंधा युग नाटक पर, गीति नाट्य पर हम विस्तार से अलग से चर्चा करेंगे। आज हम उनके नाटककार के रूप में और निबंधकार के रूप में चर्चा अधिक करेंगे। अब हम देखते हैं कि निबंधकार के रूप में भारती जी का क्या योगदान रहा। उनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह रहा ठेले पर हिमालय, जो 1958 में प्रकाशित हुआ, जिसमें हिमालय की रमणीय छटा का वर्णन है, नैनीताल से लेकर कौसानी तक की यात्रा का वर्णन है। कहने को ये निबंध संग्रह है, पर इस निबंध में भी यात्रा वृतांत का, डायरी का और रिपोर्टाज का, पत्र लेखन की सभी विधाओं के शिल्प का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। और प्रारंभ में ही ठेले पर हिमालय नाम क्यों रखा गया, भारती जी वे भी बता देते हैं कि किस तरह से एक पान की दुकान पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर कोई व्यक्ति साइकिल के ऊपर बर्फ लेकर के आता है, और बर्फ से उठता हुआ धुआं देख करके हिमालय की याद आ जाती है, हिमालय का स्मरण आ जाता है। और फिर हिमालय के सौंदर्य का, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का, नैनीताल से कौसानी तक जाते हुए पूरी यात्रा का एक सजीव चित्रण वह इस निबंध संग्रह में करते हैं। तो इससे निबंध संग्रह के रूप में भी, निबंधकार के रूप में भी, और एक यात्रा वृत्तांतकार के रूप में भी हम भारती जी की प्रतिभा को इसमें देख सकते हैं। इनका दूसरा निबंध संग्रह है पश्यंती, जो 1969 में प्रकाशित हुआ। ये उनके
साहित्यिक निबंधों का संकलन है। समय पर साहित्यिक विषयों को केंद्र में रखकर भारती जी ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए वह इन निबंधों में संकलित है। 17 निबंधों का संकलन है। इस निबंध संग्रह में मूलतः भाषा संबंधी, साहित्य संबंधी, राष्ट्रीयता से संबंधित विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। और इसी तरह से इनके अन्य निबंध संग्रह भी रहे। कहानी अनकहानी जो 1970 में प्रकाशित हुआ, ये इनका समस्या परक निबंधों का संग्रह है। एक अन्य इनका निबंध संग्रह जो इनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ 2003 में, साहित्य, विचार और स्मृति के नाम से। तो इस तरह से निबंधकार के रूप में भी इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। और निबंधों की इनकी भाषा परिष्कृत भाषा रही है, विचार परक, चिंतन परक भाषा रही है, जिसमें ये जिस भी विषय को लिया उसका पूर्णतया विश्लेषण करते हुए एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, एक समाधान तक पहुंचते हैं। तो इस तरह से इनके निबंध चिंतन प्रधान भी है, विचारात्मक भी है और विश्लेषण परक भी है। यात्रा साहित्य की बात करें, इनकी मूलतः घुमक्कड़ी प्रवृत्ति भी रही। देश विदेश की अनेक यात्राएं इन्होंने की और इनका यात्रा साहित्य वृतांत जो है वो यात्रा चक्र इस नाम से प्रकाशित है और ये 3 भागों में है। पहले चक्र में इंग्लैंड, जर्मनी, इंडोनेशिया और मॉरिशस की यात्राओं का, वहाँ की प्राकृतिक परिवेश का, वहाँ के रहन सहन का, वहाँ की संस्कृति का वर्णन इसमें मिलता है। और चक्र 2 में इनकी युद्ध से संबंधित यात्राएं हैं। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 1970 से लेकर 1972 तक के समय में, जो बांग्लादेश को लेकर के वहाँ के मुक्ति संग्राम जो क्षेत्र था, मुक्ति क्षेत्र में गए और वहाँ का सजीव चित्र ये इस युद्ध यात्राओं में प्रस्तुत करते हैं। और इसी तरह से चक्र 3 में चीन के संस्कृति को, चीन के रहन सहन को, वहाँ के परिवेश को, अर्वाचीन, प्राचीन चीन आदि नामों से उसका वर्णन विस्तार से करते हैं। इनका यात्रा साहित्य भी सजीव रहा है, उसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन भी है, वहाँ के परिवेश का चित्रण भी है और समसामयिक समस्याओं का चित्रण भी है। तो विभिन्न विदेशों की जो यात्राओं में के अनुभव हैं वे इनके इस यात्रा साहित्य में उपलब्ध होते हैं। भारती जी ने संस्मरण परक साहित्य की भी रचना की। गद्य साहित्य की कोई भी विधा ऐसी नहीं है जिसमें भारती जी ने लेखन ना किया हो। और नवीन विधाओं में, मुख्य विधाओं में भी और अन्य गौण विधाओं में, चाहे वो यात्रा परक साहित्य है, संस्मरण साहित्य है, रिपोर्टाज साहित्य है, पत्र लेखन है, सभी विधाओं में लेखन किया और नवीन नवीन प्रयोग भी किए। संस्मरण साहित्य की बात करें तो इन्होंने कुछ चेहरे कुछ चिंतन इस नाम से एक संस्मरण लिखा, जो संस्मरण संग्रह है जो 1995 में प्रकाशित हुआ। इनके अपने संपर्क में जो कवि आए, उपन्यासकार आए, साहित्यकार आए, तो उनके जीवन से जुड़े हुए संस्मरण को, अपने अनुभवों को इस संस्मरण में प्रस्तुत करते हैं। साहित्य से संबंधित व्यक्तियों के व्यक्तित्व को लेकर तो इन्होंने संस्मरण लिखे ही, उसके अतिरिक्त फिल्म के अभिनेताओं को, सिपाहियों को, राजनेताओं आदि से जुड़े हुए भी संस्मरण लिखे। तो इस तरह से संस्मरण भी इनकी जीवंत है, रोचक है, सरस है और उनकी भाषा भी सरल है, स्पष्ट भाषा है। एक अन्य इनका संस्मरण साहित्य है शब्दिता, जिसमें भारतीय जीवन दर्शन, संस्कृति, इतिहास,
साहित्य, लोक जीवन, परंपरा, तीज त्योहार आदि का विवेचन किया गया है। और इस संस्मरण साहित्य में भारती जी के प्रकृति प्रेम तथा भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था आदि का भी विवेचन मिलता है। भारतीय जीवन दर्शन को भारती जी ने बड़ी गहराई से देखा। हम उनका जो शोध प्रबंध है सिद्ध साहित्य, जब हम उसको पढ़ते हैं तो सिद्धों के जीवन को लेकर, सरापा को लेकर, कण्णपा के बारे में, आजीवक संप्रदाय को लेकर के उन्होंने जो सिद्ध साधना पद्धति को और सिद्धों से जुड़े हुए अनेक पहलुओं को जिस रूप में प्रस्तुत किया, वह उनकी शोध दृष्टि का परिचायक रहा। पूरे वैज्ञानिक ढंग से उसे प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से जो शब्दिता संस्मरण साहित्य है, इसमें भी भारतीय संस्कृति को लेकर, इतिहास को लेकर, साहित्य, लोक जीवन की परंपराओं को लेकर, लोक जीवन के जो त्योहार हैं उनका विवेचन भी विस्तार से करते हैं। भारती जी प्रकृति प्रेमी रहे हैं। चाहे उनके हम कविता संग्रह देखें, उनके उपन्यास देखें, निबंध देखें, यात्रा वृतांत देखें, जहाँ भी उनको अवसर मिला है वे अब प्रकृति का वर्णन करने में नहीं चूके हैं और अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित हुए, मार्क्सवाद से प्रभावित हुए, परंतु कहीं ना कहीं जो अपने मन में एक बाल्यकाल के संस्कार थे, उनके प्रभाव स्वरूप भारतीय संस्कृति के प्रति उनके मन में सदैव आस्था का भाव रहा है। और भारती जी ने आलोचनापरक साहित्य की भी रचना की। आलोचक के रूप में भी धर्मवीर भारती जी का विशेष योगदान रहा है। उनका एक आलोचनापरक कृति है प्रगतिवाद एक समीक्षा। प्रगतिवाद और रोमांटिक प्रेम, इनका परस्पर क्या संबंध है, इस पर वे विचार करते हैं, क्योंकि प्रगतिवाद सूक्ष्म के विरुद्ध स्थूल के रूप में आया है। इससे पूर्व छायावादी कविता थी जिसमें प्रेम, स्वच्छंदता को, रोमांटिसिज्म को बल दिया जा रहा था, और उसी का विरोध करते हुए समाजवादी विचारधारा को लेकर के, कार्ल मार्क्स की विचारधारा को लेकर के प्रगतिवाद आया। तो प्रगतिवाद और रोमांटिक प्रेम, इनका परस्पर क्या संबंध है, इसका विश्लेषण वे इस पुस्तक में करते हैं। व्यक्ति स्वातंत्र्य को लेकर, कला के विषय में, धर्म को लेकर, ईश्वर के विषय में, आध्यात्मिक साधना आदि विषयों पर वे इस पुस्तक में चिंतन करते हैं और कहीं ना कहीं इनका समर्थन करते हुए भी जान पड़ते हैं। अश्लीलता के विरोधी रहे हैं, मर्यादा का इन्होंने सदैव समर्थन किया है। अंधा युग भी जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी वे यही कहते हैं कि जब जब मर्यादाएं टूटती हैं तब तक पशुत्व का भाव जागृत होता है। तो अश्लीलता का विरोध वे करते हैं। युवा कलाकारों को नए नए विषयों पर नए नए शिल्पों का प्रयोग करते हुए रचना करने की प्रेरणा देते हैं। और भारती जी कहीं मानवतावादी उदात्त भावों से जुड़े रहे हैं। उनकी रचनाओं का मूल स्वर मानवतावादी भी रहा है, इसीलिए इस रचना में वे मानवतावादी उदात्त भावों पर भी अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इनका एक अन्य आलोचनापरक पुस्तक रही मानव मूल्य और साहित्य। 3 खंडों में ये पुस्तक है। पहले खंड में मानवीय मूल्यों के विघटन के कारणों पर विचार किया गया है कि क्यों समाज में मानवीय मूल्यों का विघटन होता चला जा रहा है, और फिर नए मूल्यों की स्थापना के लिए नए मूल्यों को अपनाने की भी बात भारती जी करते हैं। वे परंपरागत जो रूढ़ हो चुके हैं, जो आधुनिक वैज्ञानिक समाज के विकास में बाधक हो रहे हैं, उनको त्यागने के लिए और नवीन मूल्यों को धारण करने की भी बात करते हैं। और मानवीय मूल्यों के विघटन की
कारण क्या है उन पर बड़ी गंभीरता से विचार करते हैं। और खंड 2 में नई मर्यादा का उदय कैसे हो उस पर विचार करते हैं। साहित्य की महत्ता उस पर भी चिंतन है इनका। इसी तरह से इसका जो खंड 3 है उसमें नए मूल्य और विविध संदर्भों का विश्लेषण किया गया है। समीक्षा के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई है। सृजन की प्रक्रिया का क्या मानवीय धरातल है उस पर चिंतन करते हैं। उपन्यास और आत्मान्वेषण इस पर चर्चा करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। नई कविता और दायित्व की आंतरिकता पर विचार करते हैं। तो एक आलोचक के रूप में प्रगतिवादी कविता को लेकर के, नई कविता को लेकर, नए मूल्यों को लेकर के, मानवीय मूल्य और साहित्य में उनकी किस रूप में उपस्थिति हो रही है, तो इन विभिन्न विषयों पर वे विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और अपनी गंभीर दृष्टि का, अपनी परिष्कृत प्रौढ़ सोच का, चिंतन का भी एक परिचय देते हैं। इस तरह से आलोचक के रूप में धर्मवीर भारती ने जो विभिन्न समीक्षा के आयामों पर चर्चा की उसकी हमने बात की। अब हम बात करते हैं संपादक के रूप में धर्मवीर भारती का क्या योगदान रहा। साहित्य सर्जन के रूप में तो उनकी पहचान रही है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी धर्मवीर भारती की विशेष पहचान रही, उनकी विशेष प्रतिभा रही। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन को प्रारंभ करने से पूर्व ही पत्रकारिता के क्षेत्र में पदार्पण किया था। आर्थिक तंगी के कारण पढ़ने के लिए, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, भले ही एक आजीविका के साधन के रूप में उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया, परंतु वहां पर भी अपनी परिष्कृत बुद्धि का, अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया। प्रारंभ में वे निकष आलोचना पत्रिका का संपादन भी करते हैं। अभ्युदय संगम पत्रिका के सह संपादक के रूप में भी इन्होंने अपनी एक प्रौढ़ बुद्धि का परिचय दिया। संगम पत्रिका जो इसके इलाचंद्र जोशी संपादक थे और ये उनके सह संपादक काफी समय तक रहे। फिर उसके पश्चात बॉम्बे से पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी धर्मयुग, उसका संपादन का दायित्व जो है वो धर्मवीर भारती संभालते हैं। उससे पूर्व जब इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे, तो 1960 तक वहाँ इन्होंने शिक्षण जगत में अपनी साहित्यिक प्रतिभा के माध्यम से अपने ज्ञान को शिक्षक विद्यार्थियों तक पहुंचाया। पर 1960 में इन्होंने शिक्षण कार्य को त्याग करके और फिर साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक बन गए और 1987 तक निरंतर इस पत्रिका का संपादन किया। और ये पत्रिका अपने समय में पर्याप्त लोकप्रिय रही और इसका संपादकीय विशेष रूप से पठनीय रहता था। पाठकों को उनके संपादकीय को पढ़ने की विशेष रुचि रहती थी। वे पाठकों की एक सोच को विकसित करने वाला होता था। भारत पाकिस्तान युद्ध का पूरा एक सजीव चित्रण, एक पूरा वैचारिक पक्ष धर्मवीर भारती धर्मयुग के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और इस पत्रिका को भी उन्होंने एक पर्याप्त ऊंचाई तक पहुंचाया। विभिन्न उपन्यासों को धारावाहिक रूप में इस पत्रिका में प्रकाशित करते थे। जो नए नए कहानीकार या नवोदित कवि आ रहे थे, उनकी रचनाओं को इसमें प्रकाशित करते थे और राजनीतिक विषयों को लेकर, ज्वलंत समसामयिक विषयों को लेकर के भी लेखन कार्य करते थे। तो इस तरह से धर्मवीर भारती जी ने अपने साहित्य सृजन के द्वारा, एक लंबी सृजन धर्मिता के द्वारा हिंदी साहित्य जगत को समृद्धि प्रदान की और उनके लेखन के कारण
उनकी पत्रकारिता के कारण उन्हें अनेक पुरस्कारों से, सम्मानों से सम्मानित भी किया गया। 1972 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ नाटककार का सम्मान मिला। अंधायुग नाटक इतना अधिक सराहा गया। गीति नाट्य के रूप में प्रसाद के करुणालय के बाद एक श्रेष्ठ नाटक एक पद्य नाटक के रूप में आया और इस नाटक के कारण ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ नाटककार का सम्मान मिला। सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए सम्मान मिला। संगीत नाटक अकादमी द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य जगत में एक प्रसिद्ध सम्मान है व्यास सम्मान। उस सम्मान से भी धर्मवीर भारती जी को सम्मानित किया गया। और इनके उपन्यास पर, गुनाहों का देवता पर फिल्म बनी। इनके उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, उस उपन्यास पर फिल्म बनी। अंधायुग नाटक के ऊपर उसको रंगमंच पर अभिनीत किया गया। और नाटक के क्षेत्र में रंगकर्मियों के लिए, रंग निर्देशकों के लिए भारती जी अनेक नवीन आयाम प्रस्तुत करते हैं, एक नवीन दिशाएं खोलते हैं और नवीन प्रयोग लेकर के आते हैं। तो इस तरह से मित्रों हम देखें कि धर्मवीर भारती जी ने साहित्य की कोई भी ऐसी विधा नहीं है जिसमें नवीन प्रयोग ना किए हों या उसमें लेखन, श्रेष्ठ लेखन ना किया हो। हर विधा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अब हम बात करते हैं उनके भाषा शिल्प को लेकर के। उनकी साहित्य की भाषा कैसी रही। भाषा के संदर्भ में उनकी जब हम प्रारंभिक कविताएं देखते हैं, जो ठंडा लोहा की कविताएं हैं या 7 गीत वर्ष है, तो प्रारंभिक कविताओं में भाषा में एक सहजता, एक सरलता दिखाई देती है, एक सीधापन, एक अभिव्यक्ति की स्पष्टता दिखाई देती है। परंतु जैसे जैसे कवि का जीवन अनुभव बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे उनमें प्रौढ़ता आती है, परिष्कृति आती है, उनकी भाषा में भी वह परिष्कृति हमें दिखाई देती है। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लोक भाषा के शब्दों को देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं, विदेशी शब्दों का प्रयोग करते हैं। और कविता के क्षेत्र में नहीं, गद्य के क्षेत्र में भी वह सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लोकोक्तियों के द्वारा, मुहावरों के द्वारा भाषा को एक नया तेवर प्रदान करते हैं। शिल्प के संदर्भ में नए नए प्रयोग करते हैं, नए टोन लेकर के उपस्थित होते हैं, नए बिंब प्रस्तुत करते हैं, प्रकृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। उनके यात्रा वृतांत देखें, उनके रिपोर्टाज देखें, जहां प्रकृति का सजीव चित्रण है। कविताओं में जहां उनका एक कवि मन की एक रागात्मकता प्रस्तुत हुई है, प्रेम और रोमानियत का स्वर दिखाई देता है, वहीं उनके गद्य में, वहीं उनकी अन्य साहित्यिक गद्य विधाओं में एक परिष्कृति तो दिखाई देती ही है, एक गंभीरता भी दिखाई देती है। भारतीय दर्शन को लेकर के, भारतीय संस्कृति को लेकर, कला और धर्म को लेकर के जो वो विभिन्न प्रकार से आधुनिक भावबोध से जुड़ करके, नए मानव मूल्यों के साथ जोड़ करके जो वो चिंतन प्रस्तुत करते हैं, जिसके कारण धर्मवीर भारती प्रयोगवादी कविता में अपनी एक विशेष पहचान बनाते हैं, एक विशेष स्थान बनाते हैं। और गद्य के क्षेत्र में उपन्यासों के माध्यम से प्रेम का एक नवीन रूप प्रस्तुत करते हैं,
जो हम गुनाहों का देवता निबंध उपन्यास देखते हैं, जहाँ चंदर और सुधा के प्रेम को एक शारीरिक प्रेम तक ही सीमित नहीं करते हैं, वहाँ प्रेम का एक उदात्त रूप भी प्रस्तुत करते हैं। प्रेम का त्रिकोण है वहाँ पर उस त्रिकोण के होते हुए भी कहीं भी वे मर्यादा को भंग करते हुए, अश्लीलता का सामना करते हुए, अश्लीलता का तो वे विरोध करते हैं। तो इस तरह से चाहे हम सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास देखें या गुनाहों का देवता देखें, उनमें भी उनकी उपन्यासकार के रूप में, एक श्रेष्ठ कथाकार के रूप में एक प्रतिभा का पता चलता है। और पत्रकार के रूप में उन्होंने भाषा की परिष्कृति दी है, भाषा के नए मुहावरे गढ़े हैं और सामान्य जनता को केंद्र में रखते हुए राजनीति के विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से धर्मवीर भारती ने हिंदी साहित्य जगत में अपना विशेष पहचान बनाई और प्रयोगवादी कविता के क्षेत्र में दूसरे सप्तक में इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया और दूसरे सप्तक के अग्रणी कवियों में इनकी एक पहचान बनती है। चाहे हम ठंडा लोहा की बात करें, 7 गीत वर्ष की बात करें, कनुप्रिया की बात करें, कनुप्रिया तो इनकी बहुत ही लोकप्रिय प्रसिद्ध कृति रही है। और राधा और प्रेम का जो एक मध्यकालीन बोध के रूप में जहाँ राधा और कृष्ण के प्रेम को दिखाया गया, उससे ऊपर उठ करके एक मनोवैज्ञानिक रूप में, एक रागात्मक अंतर्वृत्तियों के रूप में जैसे राधा के प्रेम को चित्रित करते हैं, राधा के मनोभावों को चित्रित करते हैं, वो जो सूरदास के समय में या नंददास की रचनाओं में या विद्यापति की रचनाओं में हम राधा को जो स्वरूप देखते हैं, उससे भिन्न आधुनिक भावबोध से जोड़ करके कनुप्रिया में राधा का चरित्र चित्रित करते हैं। और इसका जबकि प्रारंभ हम प्रिय प्रवास में देखते हैं, जहाँ राधा का समाज सेविका के रूप में लोक कल्याणकारी रूप प्रस्तुत हुआ है। तो एक नवीन भावबोध में जो मिथकीय पात्र हैं, वो कैसे वर्तमान के संदर्भ में नवीन प्रतीक के रूप में उनका प्रयोग किया जा सकता है, ये धर्मवीर भारती अपनी रचनाओं में दिखाते हैं। गांधारी, धृतराष्ट्र जो महाभारत में मुख्य भूमिका में नहीं रहे, अश्वत्थामा जो महाभारत में मुख्य भूमिका में नहीं रहे, परंतु अंधा युग अपनी रचना में वे उन्हें मुख्य भूमिका में लेकर के आते हैं। उनके चरित्रों के माध्यम से कैसे समाज में विखंडन की स्थिति हो रही है, कैसे संत्रास आ रहा है, कैसे मूल्यों का विखंडन हो रहा है, मूल्य विशृंखलित होते चले जा रहे हैं। तो उसके माध्यम, मिथकीय आख्यानों के माध्यम से आधुनिक भावबोध को की प्रस्तुति धर्मवीर भारती अपनी साहित्यिक रचनाओं द्वारा करते हैं। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने हिंदी साहित्य में धर्मवीर भारती का क्या साहित्यिक अवदान रहा, इस विषय पर चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम उनकी प्रसिद्ध कृति अंधा युग की मूल संवेदना, उसका नाट्य शिल्प, उसके उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।